हेलो फ्रेंड, ग्रीटिंग्स। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग हर साल परीक्षा करवाता है। इसे ही सिविल सर्विस एग्जाम कहा जाता है। ये हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर इंडियन गवर्नमेंट जॉब में सबसे टॉप पर होते हैं। इनसे ऊपर केवल मंत्री होते हैं। आईएएस और आईपीएस का पद विशेष अधिकार वाला होता है। इन्हें लोक अधिकारियों के तौर पर भी जाना जाता है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को आईएएस बनाया जाता है। आईएएस अधिकारी पार्लियामेंट में बनने वाले कानून को अपने इलाके में लागू करवाते हैं, साथ ही नई नीतियां या कानून बनाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। आईएएस ऑफिसर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और आईपीएस कैंडिडेट एसपी से लेकर डिप्टी आईजी, डीजीपी तक बनाए जा सकते हैं। आईपीएस फेयरनेस एंड इक्वलिटी को साथ लेकर चलते हैं। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन सर्विसेज के लिए किया जाता है, जो आपकी रैंक एवं प्रीफरेंस पर आधारित होती हैं। कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होती हैं जिनके लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। ये सर्विसेज दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेकंड सेंट्रल सर्विसेज। इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है वो ही आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग चुने जाते हैं उनको राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कैडर के रूप में दिया जाता है। नंबर सेकंड पर आती है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज आईआईएस जैसी सर्विसेज आती हैं। एंड ग्रुप बी में आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स, सिविल सर्विसेज पौंडीचेरी, सिविल सर्विसेज दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल्स और पुलिस सर्विसेज जैसी सर्विसेज आती हैं। बात यदि एग्जाम की करें तब इनके दो एग्जाम होते हैं, दो घंटे के। फर्स्ट प्रीलिम्स के पहले पेपर में नंबर के हिसाब से मेरिट बनती है। एंड सेकंड पेपर जिसे सीसैट भी कहा जाता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसमें 33% लाने होते हैं। यदि आपने फर्स्ट पेपर का कट ऑफ क्लियर कर लिया हो लेकिन सेकंड पेपर सीसैट को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं माना जाएगा। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पेपर, मेन एग्जाम। यदि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तब आपको मेन एग्जाम भी क्लियर करना होगा। पहले पेपर में 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं जिन्हें क्वालिफाई करना होता है। इनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। ये 3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट इंडियन रीजनल लैंग्वेज, सेकंड इंग्लिश। इसके बाद एक निबंध पेपर होता है। 3 घंटे में 2 पेपर लिखने होते हैं। इनमें अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं। अपनी पसंद के टॉपिक को सिलेक्ट करके अपना पेपर दे सकते हैं आप। उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनते हैं अपनी प्रीफरेंस के हिसाब से। धीरे धीरे घटते हुए मार्क्स के साथ ही आगे की पोस्ट भी मिलती जाती है। अब हम एग्जाम के बारे में थोड़ा और समझते हैं। यदि देखा जाए तो आईएएस की परीक्षा 3 स्टेप्स में होती है। नंबर फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा, एंड सेकंड मुख्य परीक्षा, एंड थर्ड इंटरव्यू। अब बात यदि एग्जाम की करें तब प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं 2 घंटे के। फर्स्ट पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट में नंबर के हिसाब से मेरिट बनती है। दूसरा पेपर सीसैट होता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसमें 33% आपको लाने होते हैं। यदि आपने पेपर फर्स्ट का कट ऑफ क्लियर कर लिया है लेकिन सेकंड पेपर सीसैट को क्लियर नहीं कर पाए हैं आप या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं माना जाएगा। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। यदि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तब आपको मेन एग्जाम देना होगा। पहले पेपर में 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं जिन्हें आपको क्वालिफाई करना होता है। फर्स्ट होता है इंडियन और रीजनल लैंग्वेज एंड सेकंड पेपर वो होगा इंग्लिश का। इनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, बस इन्हें आपको क्वालिफाई करना होगा। इनका टाइम 3 घंटे होता है। इसके बाद एक निबंध पेपर होता है। 3 घंटे में 2 पेपर लिखने होते हैं। इनमें आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं। अपनी पसंद के टॉपिक को सिलेक्ट करके आप अपना पेपर दे सकते हैं। फिर आते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर। ये टाइम टेबल के हिसाब से कराए जाते हैं। इसके बाद ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ये वो सब्जेक्टिव मींस वैकल्पिक पेपर होते हैं जिन्हें आप अपने लिए चुनते हैं। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी पेपरों के नंबर काउंट होते हैं। यदि देखा जाए तो इन सारे पेपर्स का टाइम 27 घंटे का होता है जो 5 से 7 दिनों में ख़त्म होता है।
मीन्स आपको IAS एग्ज़ाम देने के लिए 27 घंटे के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। यदि आप ये सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तब आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसे पर्सनालिटी इंटरव्यू भी कहते हैं। रैंकिंग ST, SC, OBC, EWS एंड आपकी प्रीफरेंस के आधार पर IAS, IFS, IPS जो आपने फॉर्म भरते टाइम दे रखी थी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो IAS, IFS, IPS बनते हैं। अपनी प्रीफरेंस के हिसाब से धीरे धीरे घटते हुए मार्क्स के साथ आगे की पोस्ट भी मिलती जाती है। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति पर। IAS अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, बट ये अपने कैडर के हिसाब से राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT इनकी भर्ती और सेवा संबंधित सभी मामलों का फैसला करता है। एक्सपल्शन निष्कासन। एक IAS IPS अधिकारी को सेवा से निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार, विशेष तौर पर राष्ट्रपति को है। रैंक एवं प्रमोशन। IAS ऑफिसर अपना कैरियर SDM स्वतंत्र कार्यालय से शुरू कर सकता है एवं इंडियन गवर्नमेंट में सचिव पद तक पहुंच सकता है। सैलरी एंड पेंशन। इनका वेतन और पेंशन केडर राज्य देता है। चाहे ये किसी भी राज्य में सेवा दे रहे हों, पूरे देश में इनका वेतन एक समान होता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके वेतन, पेंशन एवं प्रशिक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। 7th ग्रेड पे के अकॉर्डिंग इनका वेतन 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक इनके एक्सपीरियंस एवं पोस्ट के हिसाब से होता है। नौकरी शुरू करने के बाद IAS अधिकारी को DM बनने में 5 से 7 वर्ष तक का समय लग सकता है। ये सब जानने के बाद अब हम देखेंगे कि IAS परीक्षा का फॉर्म हम कैसे भरते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना वेब ब्राउज़र खोलना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है UPSC ऑनलाइन, हिट करना है। उसके बाद देखिएगा ये साइट हमारे पास शो हो रखी है, तो ये यहाँ पर जाना है आपको upsconline.nic.in, इस पर हिट करिएगा आप। ये देखिएगा हम UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है, यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। देखिएगा इस साइट पर आकर सबसे पहले आपको रूल्स पढ़ने होंगे। यहाँ पर आप रूल्स पढ़िएगा। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स हैं और ये IFS एग्ज़ाम के रूल्स हैं, तो ये पढ़िएगा। उसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना पेपर भरना है, एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, तो भाग 1 पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा आप, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1। एक बार अच्छे से इन सारे निर्देशों को आपको पढ़ना है, सारे पॉइंट्स को पढ़ना है एक बार अच्छे से। उसके बाद यदि आप सहमत हैं तब हाँ करेंगे। देखिएगा आपका फॉर्म 4 स्टेप में भरा जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोटो एंड साइन अपलोड होंगे। एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आपको अपने सेंटर का सिलेक्शन करना होगा। मींस जहाँ पर आप पेपर देना चाहते हैं उस जगह का सिलेक्शन करना होगा एंड आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर एग्री होना होगा। तो ठीक है, ये सबसे फर्स्ट पार्ट पर हम हैं इस टाइम रजिस्ट्रेशन पर। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा। देखिएगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम हो वो यहाँ पर फिल करना है आपका। और एक बात का ध्यान रखना है, मिस्टर, मिसेज या कुमारी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ से अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करते टाइम आप देख लेना, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में वही डालनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम फिल करना होगा, अपनी माता का नाम, और पिता और माता के नाम के आगे श्री या श्रीमती जी नहीं लगानी है आपको। उसके बाद आपको अपनी वैवाहिक स्थिति यहाँ पर फिल करनी है, अगर अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं। और ये उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके साथ कुछ डिसेबिलिटी है, तो यदि आप हैं तो यस करना होगा। उसके बाद समुदाय, कम्युनिटी आपको चूज़ करनी रहेगी। EWS हैं, जनरल हैं, OBC हैं, ST हैं, SC हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा, यदि आप अल्पसंख्यक में से आते हैं तब आपको यहाँ पर यस करना होगा, वरना नो। ये देखना है कि आपका शुल्क माफ़ किया गया है या नहीं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं जिनका शुल्क माफ़ है यहाँ पर। मींस जैसे फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, तो आपको ये देखना है। यहाँ पर फिर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन चूज़ करनी रहेगी, जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसे आप पास कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, परस्यूइंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। यदि आप अभी पास नहीं कर पाए हैं तो अपीयर्ड कर देंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट चुनना होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो,
तो वो यहाँ पर आप लिस्ट में से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। देखिएगा ये एड्रेस के फर्स्ट लाइन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, ना अंडरस्कोर डालना है, ना हैज़ वगैरह, ये कुछ यूज़ नहीं करना है। बस खाली सिंपल से अपना पता लिखना है। ऐसे ही आपको सेकंड लाइन में भी लिखना है, थर्ड लाइन में भी यही रूल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट फिल करना है, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, अपना पिन कोड डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कंफर्म करना है आपको। अगर यदि आपके पास कोई और ईमेल आईडी भी है यहाँ पर तो ऑप्शनल यहाँ पर डाल सकते हैं आप एक अल्टरनेटिव ईमेल। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद एक बार चेक करेंगे आप अच्छे से, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा आयु में छूट। यदि आप चाहते हैं तो यस लिखिएगा, वरना आप नो रहने दीजिएगा। इसकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 32 ईयर्स होती है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर आगे चलना है। अब आपको अपनी एक आईडी चूज़ करनी है। आप क्या देना चाहते हैं? आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो आईडी दे रखी है, आप जो आप यहाँ पर देने वाले हैं उसका जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर वो नंबर दोबारा डालना है, आपको मैच होना चाहिए वो दोनों नंबर। यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन में जो आपकी परसेंटेज है वो आपको शो करनी होगी, वो यहाँ पर डालनी होगी। यदि आप पहले से सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे चुके हैं तब आपको अपने अटैम्प्ट डालने हैं, कितनी बार आप दे चुके हैं। यदि आपने नहीं दी है अभी तक, पहली बार है आपका, तो आप यहाँ पर 0 देंगे। और यदि पहले दे चुके हैं आप ये परीक्षा तो यहाँ पर उस संख्या को लिखना है जितनी बार आपने दी है वो परीक्षा। अब यहाँ पर आपको अपना सेंटर चूज़ करना है। आप कहाँ पर देना चाहते हैं पेपर, तो अपना एक मनपसंद सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, फर्स्ट पेपर से लेकर 5th पेपर तक की, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए ये पेपर, तो अपनी लैंग्वेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज़ करिएगा। यदि आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश। अब यहाँ 6 और 7 पेपर की आपको जो सब्जेक्टिव होते हैं उसकी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्टिव पेपर का सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। आपके जो 2 सब्जेक्टिव पेपर होंगे, सब्जेक्टिव पेपर में आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या चूज़ करना है। आप यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, जिस लैंग्वेज में आप ये अपना सब्जेक्टिव पेपर देना चाहते हैं। यहाँ देखिएगा इंग्लिश ही आ रखी है। यहाँ पर आपको देखना है कि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं तो चूज़ करिएगा। यदि आप हैं तो यस करिएगा, वरना नो करिएगा। यहाँ पर आपको जो आपका पेपर था उसकी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। अब जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको अपना सेंटर चूज़ करना होगा, चूज़ करिएगा आप। और फिर यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। ये चीज़ आपको तभी भरनी होगी जब आपने जो प्रीफेंस आया था उसमें आपने सिविल एंड आईएफएस दोनों को सिलेक्ट किया होगा, तब आपको ये भरना होगा। और अगर आपने सिविली खाली एक ही चीज़ चूज़ करी है तो बस आपको ये चीज़ भरनी होगी। अब आपको कंटिन्यू करना है। यदि आपने प्रीफेंस में सिविल एंड आईएफएस दोनों चीज़ें चूज़ करी होती तब यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ जाता, वो भी आपको भरना होता। बट मैंने यहाँ पर एक ही सर्विस यूज़ करी है सिविल, तो एक ही मुझे भरना होगा यहाँ पर। अब कंटिन्यू करिएगा आप यहाँ पर आकर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है कैप्चा ब्लॉक में। उसके बाद यदि आप एग्री हैं, सहमत करते हैं, तब आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो क्लिक करिएगा। उसके बाद एक मैसेज पॉपअप शो होगा, पढ़ने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ ऊपर की स्क्रीन पर शो होगा, उसे आपको नोट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी भेजा जा चुका है। प्रिंट स्लिप पर जाकर फर्स्ट पार्ट के रजिस्ट्रेशन की आप स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1 पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट को फिल करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आई हुई है या जिसे आपने पहले नोट किया हुआ था। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डे, मंथ एंड ईयर की फॉर्मेट। अब यहाँ आपको कैप्चा डालना है, ये शो हो रहा है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। ये आपके पार्ट सेकंड के रजिस्ट्रेशन के लिए है। सबमिट करिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप अपनी स्कैन की हुई फ़ोटो को यहाँ पर चूज़ करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। यहाँ पर जाकर ध्यान रखना है आपको अपनी फ़ोटो JPG या JPEG फॉर्मेट में सबमिट करनी होगी।
यहाँ नीचे आकर आपको देख लेना है आपके फ़ोटो का डायमेंशन 350 × 350 से 1000 पिक्सल तक होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। और आपके फ़ोटो का साइज़ 20 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। आपके सिग्नेचर भी 350 पिक्सल से लेकर 1000 पिक्सल तक होना चाहिए। सिग्नेचर की स्कैन की हुई फाइल का साइज़ भी 20 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। और जो आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड देना होगा उसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। यदि आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने में कुछ परेशानी हो रही है तब आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके वो फ़ोटो रिसाइज करने की प्रोसेस को समझ सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसे आप देखकर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करने के बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। देखिएगा मेरे फ़ोटो का डायमेंशन 350 पिक्सल से कम है और ये मैसेज आ चुका है, ये कम नहीं होना चाहिए। तो फिर सबसे पहले मुझे अपने फ़ोटो को 350 पिक्सल से ऊपर का करना होगा। अब फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद अपना एग्जाम सेंटर चूज़ करना है। अब आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पर ये सब कुछ ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू देखकर अपने पूरे फॉर्म का एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। ये डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री। फाइनल सबमिट करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है अब आपको। अब देखिएगा आपके फॉर्म की जो रिसीविंग है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे आप। आपका यूपीएससी का एग्जाम फॉर्म भरा जा चुका है। कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एवं नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।